12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर युक्त लगभग 3 देशों में फैली एक ऐसी सभ्यता जो मिस्र की प्राचीन सभ्यता से ही बड़ी थी, जहां तत्कालीन विश्व की 17वीं बीपीएससी परीक्षा की तैयारी के संदर्भ में हम चर्चा कर रहे हैं भौतिकी विषय के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को। तो आइए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विभिन्न मापक यंत्र से। इसका पहला सवाल है, द्रवों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो पिकनोमीटर का उपयोग करते हैं। वायुमंडल में आर्द्रता को मापने के लिए उपयोग किया जाता है हाइग्रोमीटर का, और दूध का घनत्व मापने के लिए यूज किया जाता है लैक्टोमीटर का। रेडियो एक्टिविटी की माप की जाती है गीगर मुलर काउंटर के द्वारा, और सागर की गहराई का हम मापन करते हैं फैथोमीटर में। टर्मिनल डॉपलर वेदर रडार प्रयुक्त किया जाता है खराब मौसम में हवाई जहाज़ों को उतारने के लिए। वह यंत्र जिसका उपयोग अवशोषित या विकसित ऊष्मा को मापने के लिए किया जाता है, इसको हम कहते हैं कैलोरीमीटर। वर्षा को मापने के लिए डैश उपकरण का उपयोग किया जाता है, और वर्षा के पानी का इकट्ठा करने के लिए शीर्ष पर एक फनल कप के साथ मापने वाला सिलेंडर होता है, तो ये रेन गेज में होता है। हवा के बल और वेग को मापने के लिए यूज किया जाता है एनीमोमीटर का। बॉडी मास इंडेक्स की गणना की जाती है वजन केजी में बटा लंबाई स्क्वायर गुना मीटर स्क्वायर। अन्वेषण के दौरान झूठ पकड़ने के लिए यूज किया जाता है नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट और पॉलीग्राफिक टेस्ट का। वह उपकरण जिसका उपयोग मानचित्र पर दूरी मापने के लिए किया जाता है, उसको कहते हैं ओपिसोमीटर। वायुमंडलीय दाब नापा जाता है बैरोमीटर से। अति सूक्ष्म समय अंतराल नैनोसेकंड से कम यथार्थतः नापे जाते हैं परमाणु घड़ी द्वारा। पायरोमीटर कहा जाता है विकिरण तापमापी को, और पायरोहीलियोमीटर यूज किया जाता है सोलर रेडिएशन नापने में। 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप मापन हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है पायरोमीटर का। अत्यधिक उच्च ताप मापने में यूज करते हैं हम पायरोमीटर का। और थर्मोमीटर जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान मापने के लिए यूज किया जाता है पूर्ण विकिरण पायरोमीटर का। सोनार अधिकांशतः यूज किया जाता है नौ संचालकों द्वारा, और भूकंप की तीव्रता का मापन हम करते हैं सिस्मोग्राफ के। आगे है, कलाई घड़ियों में प्रदर्शित प्रयुक्त युक्तियों में पॉकेट कैलकुलेटर में यूज किया जाता है द्रव क्रिस्टल का। और रक्त दाब मापने वाला यंत्र है स्फिग्नोमैनोमीटर। डॉक्टर द्वारा यूज किया जाता है स्टेथोस्कोप। जिस सिद्धांत पर काम करता है वह है ध्वनि तरंगों के अध्यारोपण पर। ऑक्सैनोमीटर का यूज करते हैं पौधों की वृद्धि दर मापने में। पारे का साधारणतया तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसकी विशेषता है उच्च संचालन शक्ति। वस्तु की ऊंचाई हम नापते हैं एक्सटेंट से, और प्रकाश की तीव्रता को मापने के जो उपकरण यूज किया जाता है उसको हम कहते हैं लक्स मीटर। आगे है, आमतौर पर सागर की गहराई मापी जाती है फैदम में। झूठ का पता लगाने वाले पॉलीग्राफ को जब सवालों का उत्तर दिया जाता है तो वह माप करता है मस्तिष्क की सक्रियता और हृदय गति की दर से। डॉक्टर का स्टेथोस्कोप में ध्वनि बढ़ जाती है, जिसके कारण ध्वनि का परावर्तन। सोनोग्राफी में तरंगें या किरणें प्रयुक्त होती है पराश्रव्य तरंगों को। फैम्टा का अर्थ होता है 10⁻15, और विंड वेन यंत्र निर्धारित करता है पवन की दिशा को। पानी के अंदर ध्वनि संकेतों का पता लगाने के लिए यूज किया जाता है हाइड्रोफोन का। आगे है, रोमर स्केल में नापा जाता है तापमान को, और निम्न उपकरण का उपयोग विद्युत प्रवाह के मापन के लिए किया जाता है, चाहे वह दिष्ट धारा हो या प्रत्यावर्ती धारा। इसको हम कहते हैं अमीटर। वह उपकरण जिसका उपयोग विद्युत सर्किट में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर के मापन के लिए किया जाता है, उसे हम कहते हैं वोल्ट मीटर। शरीर के भीतर मुख्य रूप से हृदय या फेफड़े में उत्पन्न होने वाली ध्वनियों को सुनने के लिए यूज करते हैं स्टेथोस्कोप। आगे है, एक निश्चित स्तर से ऊपर किसी विमान की ऊंचाई को मापने के लिए यूज किया जाता है अल्टीमीटर का। एक पाइप में बहने वाले द्रव के प्रवाह की गति और दर को मापने के लिए यूज किया जाता है वेंचुरी मीटर का। भूकंप की पहचान रिकॉर्ड करने के लिए जो उपकरण यूज करते हैं उसको कहते हैं सिस्मोग्राफ। और मौसम संबंधी उपकरण जिसमें एक कीप यानी फनल के आकार का संग्राहक होता है,
और मापने वाला एक ट्यूब से जुड़ा होता है। इसका उपयोग निश्चित समय में प्रति इकाई क्षेत्रफल में वर्षा के मापन के लिए किया जाता है। इसको हम कहते हैं वर्षा मापक गेज, रेन गेज। आगे है, पनडुब्बियों में समुद्र स्तर के ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए यूज करते हैं हम पेरिस्कोप का। और मीटर में जो वाहन की चाल को मापता है उसको हम कहते हैं पथमापी यानी स्पीडोमीटर। सेक्सटेंट का यूज करते हैं हम नौशाल चालकों द्वारा। वह उपकरण जिसका उपयोग यह परीक्षण करने के लिए किया जाता है कि कोई वस्तु आवेश प्रवाहित ले जा रही है या नहीं, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। और सापेक्षिक आर्द्रता हम मापते हैं हाइग्रोमीटर की सहायता से। आगे है, अज्ञात स्रोत द्वारा उत्पादित प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए यूज करते हैं फोटोमीटर का। और वर्षा मापक यंत्र है हाइटोमीटर। एक अभी हमने पढ़ा है रेन गेज। यूडियोमीटर में हम मापते हैं गैस का आयतन। और ब्यूफोर्ट स्केल में मापते हैं हवा की गति को। और स्पाइग्नोमैनोमीटर में बीपी मापा जाता है धमनियों के लिए। और सूर्य की फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ का। रक्तचाप का पता लगाने के लिए संवेदी ग्राही यानी रिसेप्टर है मेकानो रिसेप्टर। और कम तापमान में मापने वाले यंत्र को हम कहते हैं क्रायोमीटर। अधिक तापमान में पायरोमीटर, कम तापमान में क्रायोमीटर। किए गए काम को मापने का यंत्र है अर्गोमीटर। और विकिरण के सभी प्रकारों अल्फा, बीटा, गामा का पता लगाने के लिए उनकी माप के लिए यूज किया जाता है गीगर काउंटर का। आकाश या समुद्र की नीलिमा को मापने वाला यंत्र है साइनोमीटर। और समय को मापने वाला यंत्र को कहा जाता है क्रोनोमीटर। प्रकाश की तीव्रता का मापन करते हैं ल्यूसीमीटर में। और विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला साधन है एयरोमीटर। दूध के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए हम यूज करते हैं हाइड्रोमीटर का उपयोग। और वह परिपथ जिसमें धारा का पता लगाने के लिए निम्न यंत्र का उपयोग होता है गैल्वेनोमीटर का। विद्युत प्रतिरोध के मापन के लिए किस यंत्र का यूज करते हैं तो ओम मीटर का। ठीक है, आगे है, अमीटर में हम मापते हैं विद्युत धारा को। हाइग्रोमीटर में हम मापते हैं सापेक्षिक आर्द्रता को। बैरोमीटर में वायुमंडलीय दाब। और स्प्रिंग तुला में भार का मापन करते हैं। उसी प्रकार स्टेथोस्कोप में हृदय की गति की ध्वनि सुनते हैं। स्फिग्नोमैनोमीटर में रक्तचाप। कैराटोमीटर में सोने की शुद्धता। और लक्स मीटर में प्रकाश की तीव्रता का मापन किया जाता है। आगे है, एनीमोमीटर में वायु के वेग का मापन करते हैं। सिस्मोग्राफ में भूकंप। बैरोग्राफ में वायुमंडलीय दाब। और हाइग्रोमीटर में वायुमंडलीय आर्द्रता का मापन किया जाता है। आगे हमारा है यांत्रिकी एवं गुरुत्व के अधीन गति। ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना और ऊपर की ओर उठाने में अधिक आसान कौन है तो पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा कम होता है। नदी में बहता हुआ जल किस प्रकार का ऊर्जा संवहन करता है तो गतिज ऊर्जा का संवहन करता है। एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाने पर सवारी आगे की ओर झुक जाती है। ये न्यूटन की प्रथम गति का नियम का पालन करता है। जेट इंजन रेखीय समलेख संरचना के आधार पर काम करता है। विसर्पी घर्षण जो है सीमित घर्षण से थोड़ा सा कम पावरफुल होता है। एक साधारण लोलक में लोलक की समय सीमा निर्भर करती है लोलक की लंबाई पर। गति जो कुछ समय बाद खुद को दोहराती है इसे हम कहते हैं आवधिक गति या गुरुत्वाकर्षण नहीं है किसके पास तो कृत्रिम उपग्रह के पास गुरुत्वाकर्षण नहीं है। स्थिर गति में दौड़ रही रेलगाड़ी में बैठा यात्री लंबवत ऊपर की दिशा में गेंद फेंकता है तो वह गेंद गिरेगी कहाँ गिरेगी तो यात्री के हाथों में। जी का मान न्यूनतम होता है विषुवत रेखा पर। हम पहले ही पढ़ चुके हैं आर इज अपोजिट प्रोपोर्शनल टू जी। आर बढ़ेगा तो जी का मान घटेगा। उपयुक्त किताब 2 वर्ष के लिए सेल्फ में बनी रही जब उसे हटाया नहीं गया था। यह एक उदाहरण है न्यूटन की गति के प्रथम नियम के जड़त्व के सिद्धांत का। मैं दीवार पर मारने के लिए गेंद फेंकता हूँ वह वापस मेरे हाथ में आ जाती है। ये तृतीय नियम का उदाहरण है। वह वेग जिससे उपग्रह पृथ्वी की गुरुत्वीय शक्ति से बाहर निकल जाता है इसको हम कहते हैं पलायन वेग। और पृथ्वी का पलायन वेग है 1.12 मीटर पर सेकेंड। एक सितार में ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती है अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ प्रकार से। प्रत्येक क्रिया के समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का तृतीय नियम है। लिफ्ट में किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है यदि लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही हो। एक भारहीन रबर के बड़े में 200 ग्राम जल भरा जाता है। जल में इसका भार क्या होगा 0 होगा।
उत्प्लावन वेग के कारण। जब किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाता है तो उसका भार बढ़ जाता है और मात्रा अपरिवर्तित रहती है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर लाया जाता है तो उसका भार घट जाता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहती है उसका घनत्व। यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी के घोल तैयार कर लिया जाए तो जो भौतिक राशि नहीं बदलेगी वो हो उसका आयतन। दोलक की घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि उसकी दोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिसके कारण उसमें दोलन में लगा हुआ समय भी बढ़ जाता है। जब कुएं से पानी की बाल्टी ऊपर खींचते हैं तब हमें महसूस होता है कि पानी की सतह के ऊपर वह बाल्टी भारी हो गई है। पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं रही है क्योंकि उसका जो गुरुत्वाकर्षण केंद्र है वह उसके ऊर्ध्वाधर लाइन के अंदर है। समान गति से जा रही हवाई जहाज यदि एक बम नीचे गिराए तो बम के नीचे पहुंचने तक हवाई जहाज की स्थिति बम के ठीक ऊपर होगी। प्रेशर कुकर के अंदर का तापमान निर्भर करता है उसके छेद के क्षेत्रफल पर। हवाई जहाज में यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलना वायुमंडलीय दाब में कमी के कारण होता है। रॉकेट कार्य करता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे और जेट इंजन कार्य करता है रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे। यदि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी जो है उनके स्थान को दुगना कर दिया जाएगा तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वो हो जाएगा चौथा भाग, यानी दूरी बढ़ेगा तो गुरुत्वाकर्षण बल कम होता जाएगा। किसी वस्तु का भार ध्रुवों पर अधिकतम होता है और विषुवत रेखा पर न्यूनतम। लोहे की गेंद जिसका पृथ्वी पर भार 10 kg है वह अंतरिक्ष में भार होगा 0। मानव शरीर का भार अधिकतम होता है ध्रुवों पर। वायुमंडलीय दाब का अचानक गिरना इंगित करता है तूफान के लिए। एक व्यक्ति स्थिर जल में नाव पर खड़ा है। यदि वह किनारे की ओर चले तो नाव किनारे से दूर बढ़ेगी। पानी में भरे एक बीकर में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब संपूर्ण बर्फ पिघल जाएगी तो पानी का सतह अपरिवर्तित रहेगा। एक व्यक्ति चलती रेलगाड़ी में इंजन की ओर मुंह करके बैठा है। वह एक सिक्का उछालता है जो उसके पीछे गिरता है तो रेलगाड़ी चल रही है आगे गतिवर्धन के साथ। नदियों में पानी के बहाव के लिए जिम्मेदार है घर्षण बल और पानी का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। जल का अधिकतम घनत्व होता है 277 डिग्री केल्विन पे। मतलब 4 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 277 डिग्री केल्विन। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। ऐसा होता है स्थिरता का न्यूटन के प्रथम नियम या जड़त्व के नियम के कारण। विंड पावर में ऊर्जा का वह रूप जो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है उसे हम कहते हैं गतिज ऊर्जा। समुद्र में पलावन करते समय आइसबर्ग का समुद्र की सतह के ऊपर होता है 1/9 भाग। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में खड़े सीधे नहीं रह सकते क्योंकि वहाँ गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। जब एक चलायमान वस्तु का वेग दुगना हो जाता है तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। एक अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है एक सेब को छोड़ता है तो अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसकी गति भी सेब की गति के साथ, मतलब अंतरिक्ष में ट्रैवल कर रहा कोई यान अपने साथ जब कोई सेब को छोड़ देगा तो सेब की गति भी वही होगी जो उस यान की गति है। अपने कक्ष के एक उपग्रह बराबर पृथ्वी का चक्कर लगाता रहता है। ऐसा होता है अभिकेंद्रीय बल के कारण। एक वस्तु उस समय स्थित संतुलन में होती है जब वह एक समान वेग से चलती है। गैल्वेनोमीटर को किससे जोड़कर वोल्टमीटर में परिवर्तित किया जाता है तो ऐसा होता है श्रेणी में उच्च प्रतिरोध के कारण। किसी पदार्थ के डैश को उस पदार्थ के सतह से एक मुक्त इलेक्ट्रॉन को दूर करने के लिए लगने वाले आवश्यक काम को न्यूनतम राशि के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये होता है कार्यफलन। किसी प्रणाली पर लगाया गया बाहरी बल द्वारा उस प्रणाली को एक प्रणाली के द्वारा किए गए ऊर्जा के यांत्रिक हस्तांतरण को हम कहते हैं काम। किए गए कार्य की दर शक्ति को। गिरते हुए नारियल, तेज रफ्तार कार और लुढ़कते पत्थर और उड़ते विमानों में ऊर्जा संबंधित है तो सभी गतिज अवस्था में। यांत्रिक ऊर्जा, स्थितिक ऊर्जा और
गतिज ऊर्जा का योग है। किसी पिंड की गतिज और स्थितिक ऊर्जाएं उसकी यांत्रिक ऊर्जा के घटक हैं। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण है बांध के पीछे स्थित पानी। हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में टरबाइनों पर पड़ने वाली और शाफ्ट को घुमाने वाली जल की शक्ति का इस्तेमाल करके विद्युत उत्पन्न करते हैं। टरबाइन के शाफ्ट को घुमाने से पानी में स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा कन्वर्ट किया जाता है। टरबाइन में गतिज ऊर्जा को शक्ति में परिवर्तित करते हैं। गतिज ऊर्जा निर्भर करती है गतिशील पिंड के वेग और उसके द्रव्यमान के ऊपर। जल विद्युत उत्पादन के लिए मुख्य रूप से निम्न वैज्ञानिक सिद्धांत जिम्मेदार हैं। तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करना। किसी वस्तु के जड़त्व का माप द्रव्यमान के द्वारा मापा जाता है। अत्यधिक द्रव्यमान वाले पिंड उच्च जड़त्व के होते हैं। कोई वस्तु विराम अवस्था या गतिमान अवस्था में है और परिवर्तन का विरोध कर रही है तो वो जड़त्व की स्थिति में है। 1687 फिलॉसफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका, जिसे हम प्रिंसिपिया कहते हैं, इसको आइजैक न्यूटन ने लिखा था। नियम बल की परिमाणात्मक परिभाषा है न्यूटन के दूसरे नियम के द्वारा। जड़त्व वर्तमान स्थिति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति है। जब तक किसी वस्तु के बाहरी बल न लगे तब तक स्थिर वस्तु विराम अवस्था में ही रहेगी या स्थिर अवस्था में ही रहेगी। यदि वह गतिशील है तो निश्चित गति से एक सरल रेखा में गतिशील करेगी। ये न्यूटन के जड़त्व का नियम है। आइजैक न्यूटन ने गति के कितने नियमों का सूत्रीकरण किया है? तो 3 नियम का। एक तो फायरिंग के बाद पीछे हटता है, ये तीसरा नियम है। न्यूटन का पहला नियम जड़त्व का नियम। एक वस्तु जब तक स्थिर है तब तक वह स्थिर रहेगी यदि गति में है, और यदि वह गति में है तो तब तक रहेगी जब तक कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए। तो ये न्यूटन का प्रथम नियम है, जिसको हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। एक बल उस वस्तु पर कार्य करता है जो चलने के लिए स्वतंत्र है। यदि हमें बल की मात्रा तथा वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात है तो न्यूटन की गति का दूसरा नियम हमें बताता है त्वरण को निर्धारित करने में सक्षम है। चूँकि न्यूटन की गति का दूसरा नियम है F = मास इंटू एक्सेलरेशन, तो हमें F पता है और मास पता है, तो हम एक्सेलरेशन आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। रॉकेट प्रपल्सन टेक्नोलॉजी में न्यूटन की गति का तीसरा नियम यूज करते हैं। बल के आयाम है mLT-2। यदि दो बल विपरीत दिशा में किसी पिंड पर कार्य करते हैं तो उस पर कार्य करने वाले शुद्ध बल परिणाम दोनों बल के परिणामों का अंतर होगा। निम्न मात्रा में मरोड़ संतुलन का उपयोग किया जाता है। तो बल का परास घातांक 10⁻16 होता है दुर्बल नाभिकीय में। बल आघूर्ण SI मात्रक है न्यूटन मीटर। बल का अनुप्रयोग के बिंदु और रोटेशन की धुरी के बीच सीधी दूरी होती है आघूर्ण भुजा। घूर्णन करने वाले वस्तु पर लगाए जाने वाले एक बड़े बल का परिणाम होता है बल आघूर्ण। विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को हम कहते हैं बल। यदि स्थिति और संवेग में अनिश्चितता बराबर है तो वेग में अनिश्चितता होगी 1/2 मीटर √ हाइट बाई पाई। दूरी का सूत्र है गति गुना समय, और यदि समीकरण में एक वृत्ताकार पथ पर चलने वाले पिंड की गति का गुण प्रदान करती है तो v = होगा चाल बटा गति। किसी वस्तु के द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम कहते हैं उसकी चाल। यदि वस्तु को किस प्रकार की गति कहा जाएगा? यदि वह सरल रेखा में चलते हुए उसकी चाल परिवर्तित रहती है तो ये असमान गति है। प्रक्षेप्य के पथ को कहा जाता है उसका प्रक्षेप्य पथ। जब किसी कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है और जब वह सबसे ऊंची बिंदु पर पहुंचती है तो उसका त्वरण नीचे की ओर होना शुरू हो जाता है। यदि एक गेंद ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो उसके त्वरण में परिवर्तन नहीं होगा।
एक प्रक्षेप्य गति प्राप्त की गई है। क्षैतिज सीमा एक समान है चाहे वस्तु का थीटा और 90 डिग्री नेगेटिव थीटा पर प्रक्षेपित किया जाए। तोप का गोला दागा गया। इस गोले की गति प्रक्षेप्य गति का उदाहरण है। यदि कोई वस्तु ऊपर की ओर फेंकी गई तो अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने पर उसका वेग 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। जब वो 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगा तभी वो जाकर नीचे की ओर गिरेगा। पृथ्वी की सतह से फायर किए गए प्रक्षेप्य गति के दौरान उसका वेग का क्षैतिज घटक स्थिर रहता है। प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग परिवर्तन के दर को हम कहते हैं त्वरण। त्वरण का SI मात्रक सेकंड के घातांक होता है 2 के। त्वरण डैश के परिवर्तन दर के बराबर होता है तो वेग में परिवर्तन के दर के बराबर होता है। त्वरण मात्रा में व्युत्क्रम अनुपाती और बल के समानुपाती होता है। एक वेग समय ग्राफ के ढाल दर्शाती है उसके त्वरण के बारे में। गति का एक समीकरण है 2s = 2at + at²। सेल्फ एडजस्टमेंट फोर्स माना जाता है स्थैतिक घर्षण को। घर्षण सतहों की चिकनाई पर निर्भर करता है। घर्षण बल हमेशा यूज किया जाता है। घर्षण बल हमेशा प्रयुक्त बलों का विरोध करता है। हम बिना फिसले पृथ्वी पर चलने में सक्षम हैं घर्षण बल के कारण। ब्रेक लगाने पर वाहन को रोकने वाले बल को कहते हैं घर्षण बल। यदि कोई वस्तु किसी सतह पर फिसलती है तो उसके बीच गति प्रतिरोध करने वाला बल घर्षण बल कहलाता है। यदि गति में रहने वाले घूर्णन बल की धुरी किसी वस्तु से होकर गुजरती है तो उसकी गति को घुमाव बल कहा जाता है। घूर्णन गति के 2 प्रकार हैं, स्पिन और कक्षीय गति। यदि कोई वस्तु विशुद्ध रूप से घूमने वाली गति के चलती है और प्रत्येक घटक कण एक वृत्त पर चलता है जिसका केंद्र रेखा स्थित होता है उसे कहते हैं घूर्णन की धुरी। एक घूर्णन वस्तु पर डैश हर बिंदु एक समान होता है तो उसका कोणीय वेग समान होगा। नेट टॉर्क 0 है तब कोणीय संवेग स्थिर हो जाता है। जड़त्व घूर्ण टॉर्क और कोणीय त्वरण के संबंध में सही संबंध है तो कोणीय त्वरण बराबर होता है टॉर्क बटा जड़त्वाघूर्ण के। सरल आवर्त गति करने वाले m द्रव्यमान के कण और आवर्तकाल t के बीच का संबंध है t = 2π√m/k। यदि कोई वस्तु एक वृत्तीय गति में चल रही है और उसकी औसत चाल क्या होगी यदि वह 1 सेकंड में एक चक्कर पूरा करती है तो 0 होगा। अब केंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य है 0। अभिकेंद्रीय त्वरण और स्पर्श रेखा त्वरण के बीच का कोण बनता है 90 डिग्री का। सरल आवर्त गति में किसी कण की स्थैतिक ऊर्जा U होती है U = 0.5 kx²। सरल लोलक का आवर्तकाल डैश है जहां L लोलक की लंबाई है और G इसका त्वरण तो 2π होगा। निम्न विशेषताओं समान वृत्तीय गति के लिए सही नहीं है। दूरी सदैव विस्थापन के बराबर होती है। लोलक द्वारा एक दोलन पूरा करने में किया गया समय उसका आवर्तकाल कहलाता है। किसी सरल लोलक की गति एक डैश का उदाहरण है तो आवर्ती गति का। वो बार बार अपनी गति को दोहराता रहता है। एक दोलन की चंद्रमा पर समय अवधि उसकी पृथ्वी की समय अवधि से बढ़ेगी क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब नहीं है। किसी साधारण पेंडुलम में एक छोटी सी धातु की गेंद या पत्थर का एक टुकड़ा एक धागे द्वारा दृढ़ स्टैंड पर लटका हुआ है। धातु की गेंद या पत्थर के टुकड़े को पेंडुलम कहा जाएगा, उसको कहते हैं वाव। यानी ये जो नीचे वाला है इसको हम कहेंगे वाव। एक्सटेंशन एट अ डिस्टेंस गुरुत्वाकर्षण के लिए, जिसमें पृथ्वी सब वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है, उस बल को हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण का नियम लागू होता है किन्हीं दो वस्तुओं की जोड़ी के ऊपर। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार दो वस्तुओं के बीच का बल कहा जाता है उनके द्रव्यमान के गुणज के समानुपाती होता है। जी स्थिरांक का मूल्य निर्धारित करता है लॉर्ड कैवेंडिश के द्वारा। सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मूल्य निर्धारित किया गया था लॉर्ड कैवेंडिश के द्वारा। गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में जी को कहा जाता है गुरुत्वीय स्थिरांक। यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी 3 गुनी बढ़ दी जाए तो उसके बीच का आकर्षण जो होता है मूल का 9वां भाग हो जाएगा। एक लोहे की गेंद और समान त्रिज्या की एक लकड़ी की गेंद को निर्वात में
किसी भी ऊंचाई से हम फेंकेंगे तो वो ठीक बराबर समय में गिरेगी। यदि पृथ्वी की घूर्णन गति को बढ़ा दी जाए तो शरीर का वजन घट जाएगा। जी होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। यदि पृथ्वी की सतह से 2r की दूरी पर गुरुत्वाकर्षण जी के कारण त्वरण का मान डैश होता है तो पृथ्वी की त्रिज्या है g/9। जब एक अंतरिक्ष यान से पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो भारहीनता क्यों महसूस करता है? तो शून्य गुरुत्वाकर्षण के कारण अंतरिक्ष यान भारहीनता का अनुभव करता है। यदि पृथ्वी की त्रिज्या कम हो तो इसका द्रव्यमान स्थिर होता है तो गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण जो होता है अधिक हो जाएगा। एक लिफ्ट जो एक समान वेग के साथ नीचे जा रही है उसमें किसी वस्तु का स्पष्ट वजन उसी के बराबर वजन होगा जब व्यक्ति स्थिर रहता है। एक ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण ग्रह के सतहों की ऊंचाई में वृद्धि होती है। पृथ्वी के केंद्र में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान g। यदि किसी वस्तु का अधिकतम भार किसी स्थिति में है तो उसका अधिकतम भार कहाँ होगा? ध्रुव पर। किसी पिंड का वजन पृथ्वी के केंद्र में 0 होगा। यदि किसी वस्तु की ऊंचाई से नीचे गिराया जाए तो हवा में प्रतिरोध न होकर के उसकी गति बढ़ जाएगी। पृथ्वी के केंद्र से 2r की ऊंचाई पर स्थित व्यक्ति का वजन डैश जहां r की त्रिज्या है 1/4 हो जाएगी। एक वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से मुक्त रूप से गिराने पर मुक्त रूप से हम गिरा रहे हैं तो वह 1 सेकेंड में ज़मीन तक पहुंचती है। ज़मीन के साथ टकराने पर उसका वेग होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड। किसी शरीर के भार बराबर होता है मास इंटू ग्रेविटी के। किसी वस्तु का त्रिज्या r की कक्षा में परिक्रमा अवधि t है। त्रिज्या 4r की कक्षा में परिक्रमा अवधि 8t हो जाएगा। उपग्रह जो एक बार कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है उसकी गति को नियंत्रित करने वाला एकमात्र बल है गुरुत्वाकर्षण बल। आगे है विशेषताएं और कण के बारे में। शून्य द्रव्यमान होता है न्यूट्रिनो का, भिन्नात्मक चार्ज होता है क्वार्क का, और भिन्नात्मक स्पिन होता है पॉजिट्रॉन का, और इंटीग्रल स्पिन होता है बोसॉन के पास। आगे की चर्चा में हम अब चर्चा करने वाले हैं स्थूल पदार्थों के गुण के बारे में। तो सवाल है, वह धातु जो सबसे अधिक तन्य है? सोना। जल स्थानांतरण सिद्धांत की खोज की थी आर्किमिडीज ने। लोहे की एक छोटी गोली को पानी में डूब जाती है जबकि जहाज पानी में तैरता है। यह सिद्धांत है आर्किमिडीज का। कणों की तरंग प्रकृति स्थापित किया था डी ब्रोग्ली ने। ध्वनि की तीव्रता की इकाई है डेसिबल और प्रतिध्वनि उत्पन्न होने के कारण ध्वनि का परावर्तन है। किसी पदार्थ में ताप बढ़ने पर उसके अणुओं के मध्य गतिज ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो घटित होता है कि उसकी त्रिज्या बढ़ जा रही है। विभिन्न स्थानों पर भार का मान परिवर्तित होता है जबकि द्रव्यमान स्थिर रहता है। एक दुर्बल बल जब तक कि अधिक द्रव्यमान प्रयुक्त न हो गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। एक कमजोर बल है, गुरुत्वाकर्षण एक कमजोर बल है जब तक कि अधिक द्रव्यमान उस पर हम यूज नहीं करें। अर्धचालक है सिलिकॉन। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब जो है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। तेल जल पर फैल जाता है क्योंकि तेल का तल तनाव पानी से कम होता है। लोहे की सुई पारे की सतह पर तैर जाती है क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण। एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता है क्योंकि सुई के अपेक्षित घनत्व उसके द्वारा हटाए हुए पानी के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसती है तो वह कुछ ऊपर उठ जाती है। कमरे के तापमान पर सिलिकॉन अर्धचालक होता है। वस्तु का द्रव्यमान सब जगह एक समान रहेगा। किसी पिंड के संवेग को उसके निम्न के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो पिंड का जो संवेग होता है वो मास इंटू वेलोसिटी के बराबर होता है। लोहे का कौन सा गुण है जिसके कारण गर्म लोहे के टुकड़े को पीटकर चाकू का रूप दिया जा सकता है? तो यह है आघात वर्धनीयता।
कमानी तुलस के सिद्धांत पर काम करता है तो हुक के नियम पर काम करता है। किसी वस्तु को उत्पन्न हुई विकृति उस पर लागू किए गए दबाव के सीधे समानुपातिक होती है, यह है हुक का नियम। मृत द्वारा जल के अवशोषण से संबंधित सिद्धांत है केशिका क्रिया, मृदा द्वारा कैपिलरी। कांच की एक प्लेट पर पानी की बूंद फैल जाकर एक पतली परत बन जाती है, जबकि पारे की बूंदें गोलाकार बनी रहती है, क्योंकि पारे का संसंजकता इसकी कांच के साथ असंजकता से अधिक होता है। किसी आदर्श द्रव्य की श्यानता 0 होती है। दीपक की बाती में तेल ऊपर की ओर चढ़ने का कारण है कैपिलरी। ए भी स्थिरांक, जहाँ ए बराबर है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और भी बराबर है द्रव का वेग, तो इसका समीकरण बनेगा निरंतरता का समीकरण। एक सुविही प्रवाह में तरल पदार्थ में डैश हर बिंदु पर एक समान होता है, तो वेग हर जगह समान होगा। किसी तरल पदार्थ में डूबे हुए या आंशिक या पूर्ण रूप से पिंड के भार में होने वाली कमी विस्थापित तरल के भार के बराबर होती है, आर्किमिडीज के सिद्धांत है। लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, जहाज, पनडुब्बियों को डिजाइन तैयार किया जाता है आर्किमिडीज के सिद्धांत को ध्यान में रखकर। इसके कारण वायु के बुलबुले तरल पदार्थ में उठते हैं, तो श्यानता और उत्प्लावन बल के कारण। जब बर्फ पानी के ऊपर तैरती है तब इसका डैश हिस्सा पानी के बाहर रहता है 0.1 और 0.9 पार्ट जो होता है वो पानी के अंदर होता है। यदि एक बर्तन में तैरती हुई बर्फ पिघलती है तो बर्तन में जल का स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। किसी तैरती हुई वस्तु में लगने वाले ऊर्ध्व बल को कहते हैं उछाल। अगर आकर्षण शक्ति ना हो तो निम्न तरल पदार्थ पर लागू नहीं होता है ऊपरी दबाव। लैक्टोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करता है। पर्वतीय क्षेत्रों में जल का क्वथनांक जितना समुद्र तल पर होगा उससे कम हो जाएगा। पानी का क्वथनांक ऊंचाई के साथ कम हो जाता है, क्योंकि ऊपर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले जहाज में स्याही वाले पेन लीक हो जाते हैं, क्योंकि वायुमंडलीय दाब के कारण। डैश के अनुसार दबाव प्रति इकाई क्षेत्र पर लगने वाले बल जिस पर वह कार्य करता है, ये पास्कल का थ्योरी है। एक ताजे अंडे को नमक के पानी में डालने पर वो तैरता है। घनत्व तो सर्वाधिक होता है पानी में। जब जल जम जाता है तो उसका घनत्व घट जाता है। किसी पदार्थ की सामग्री का घनत्व उसके द्रव्यमान को डैश से विभाजित करने पर प्राप्त होता है, तो आयतन से विभाजित करने पर उसका घनत्व प्राप्त होगा। यदि बंद पात्र में कुछ गैस निकलकर दाब कम कर दिया जाए तो गैस के अणुओं के माध्य मुक्त पथ बढ़ेगा। किसी गैस के आणविक द्रव्यमान उसके वाष्प दाब से दोगुना होता है। आगे की चर्चा में हम बात करने वाले हैं अब ध्वनि एवं तरंग गति के बारे में। एक कंपित क्वार्ट्ज क्रिस्टल के द्वारा हवा में उत्पन्न अल्ट्रासोनिक तरंगे डैश तरंग गति का एक उदाहरण है, तो अनुदैर्ध्य तरंगों का। अल्ट्रासोनिक वेव है। अल्ट्रासोनिक वेव का यूज किया जाता है। कौन कौन यूज करते हैं? चमगादड़ यूज करेगा, जलपोत यूज करेंगे, और मानव शरीर के आंतरिक अंगों के दोषों के निदान में यूज करते हैं हम अल्ट्रासोनिक वेव का। ध्वनि डैश के माध्यम में यात्रा नहीं कर सकता, ध्वनि निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता है। ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। एक विद्युत चुंबकीय विकिरण जिसमें सबसे लंबे तरंगदैर्ध्य होते हैं रेडियो वेव कहे जाते हैं। सोनोरस पदार्थ है लोहा। मानव प्रवस्था में कंपयमान माध्यम में किन्हीं दो निकटतम कणों के बीच की दूरी उसके तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करती है। सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य होता है नारंगी रंग का। एक्चुअली सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य होता है रेड में, बट यहाँ रेड का निकटवर्ती नारंगी। ऑप्शन में उस समय नारंगी दिया होगा तो नारंगी। यदि ऑप्शन में रेड रहे तो रेड का तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा और वायलेट का सबसे कम होता है। रेडियो तरंग का वेव 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
एफएम प्रसारण बैंड डैश के बीच होता है तो VHF रेंज के बीच होता है। ध्वनि की गति का सबसे तेज होता है लोहे में। डैश माप से अधिक ध्वनि को शोर कहते हैं, तो 80 डेसिबल से ज़्यादा ध्वनि अगर होगा तो हम शोर कहेंगे। सुपरसोनिक स्पीड मापने की यूनिट है मैक। डैश की आवृत्ति की ध्वनि मनुष्य द्वारा सुनी जाती है तो 100 हर्ट्ज तक हम आसानी से सुन सकते हैं। 80 हर्ट्ज हमारे लिए सूटेबल है। ध्वनि तरंग की वह विशेषता जो इसके तरंगों को तय करती है उसकी आवृत्ति। प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत और परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी है 17 मीटर। दो व्यक्तियों के वार्तालाप की आवाज़ को डेसिबल में नापेंगे तो ये होगा 30 डेसिबल। दीवार से एक प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी है 17 मीटर। ध्वनि डैश के माध्यम में गमन नहीं कर सकती, निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। ध्वनि मापक की इकाई है डेसिबल और ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है बर्फ में, चूँकि बर्फ क्या है तो बर्फ है एक सॉलिड। मनुष्य का कान सबसे सुरगाई होता है 1000 हर्ट्ज पर और सुनने की दृढ़ता होती है 1/10 सेकंड। देखने परावर्तन की दृढ़ता है 1/17, सुनने का है 1/10 और देखने का भी है 1/10। देखने की दृढ़ता 1/16 सेकंड। पराध्वनिक विमान उड़ते हैं ध्वनि की चाल से अधिक चाल पर। ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण तरत्व यानी पिच निर्भर करता है उसकी फ्रीक्वेंसी पे। ध्वनियों के छोटे विभाजनीय ध्वनि इकाइयों को स्पष्ट करता है जिससे प्रत्येक ध्वनि की एक अस्मिता होती है, ये ध्वनिग्राम में। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है सॉलिड में यानी स्टील में। दूर संचार के लिए यूज किया जाता है माइक्रोवेव का यानी सूक्ष्म तरंगों का। दूरदर्शन प्रसारण में ध्वनि संकेतों को प्रेषित करने के लिए यूज किया जाने वाला तकनीक है आवृत्ति मॉडुलन। किसी टीवी सेट को चलाने के लिए रिमोट नियंत्रक इकाई द्वारा यूज किया जाता है इंफ्रारेड एंड रेडियो वेव का। ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषण कहलाती है 80 डेसिबल से ऊपर हो जाने का। थर्मस फ्लास्क लंबे समय तक तरल गर्म और या ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा में कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है। ये संचालन, संवहन और विकिरण के सिद्धांत पे काम करता है। आगे है द्रव्यमान एवं वेग में के संयुक्त प्रभाव को एक भौतिक मात्रा द्वारा ध्यान में रखा जाता है जिसे हम कहते हैं संवेग। आवेग किसके तुल्य होता है तो संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। संवेग में परिवर्तन की दर होती है बल। फ्रीक्वेंसी के आरोही क्रम के विकिरण के सही क्रम, तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी अवरोही है, सबसे ज़्यादा एक्स किरण का, उसके बाद अल्ट्रा का, फिर माइक्रो का, फिर रेडियो का। निम्न प्रकार का विकिरण लगभग 3000 GHz से 3 kHz की आवृत्ति वाले या समतुल्य लगभग 1 mm से 100 किलोमीटर की तरंगदैर्ध्य वाले विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का एक भाग है। रेडियो वेव की बात कर रहा है। विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है कैथोड रे। टीवी कंट्रोल में इंफ्रारेड। आयनित डैश में जीवित कोशिकाओं में परमाणुओं को प्रभावित करने वाले पर्याप्त ऊर्जा होती है। इसमें आनुवांशिक सामग्री का नुकसान होता है तो विकिरण में। औरक तरंग का तरंगदैर्ध्य रेडियो तरंग से छोटी होती है। प्रकाश के तरंग सिद्धांत को प्रस्तावित किया गया है क्रिश्चियन हाइगेंस के द्वारा। निम्न वैद्युत चुंबकीय तरंगों के सूचंचन थर्मोपाइल का उपयोग करते हैं औरक तरंगों में। निम्न में आवृत्ति के बढ़ने के क्रम में व्यवस्थित विद्युत चुंबकीय विकिरण का सही क्रम है तो दीर्घ रेडियो तरंग, इससे ज़्यादा सूक्ष्म, उससे ज़्यादा दृश्य और उस सबसे ज़्यादा एक्सरे। नाभिकों के रेडियोएक्टिव क्षय के दौरान निम्न वैद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होती है तो गामा रे उत्पन्न होता है। पृथ्वी की सतह अंतरिक्ष में डैश के रूप में ऊष्मा उत्सर्जित करती है तो औरक विकिरण के रूप में ऊष्मा को उत्सर्जित करती है। मैग्नेट्रॉन बल्ब का उपयोग किया जाता है सूक्ष्म तरंगों के उत्पादन में। निम्न वैद्युत चुंबकीय तरंगों के सुसंचन बल्ब विद्युत संपर्क डायोड का उपयोग करके किया जाता है तो सूक्ष्म तरंगों के। तरंगदैर्ध्य की सीमा 700 से 400 दृश्य प्रकाश का है। किसी तरंग की प्रबलता उसके निम्न के अनुपात में होती है तो आयाम के वर्ग के अनुपात में होती है। किसी लहर की
डैश उस लहर की यात्रा की दिशा के लंबवत प्रति इकाई क्षेत्र में ऊर्जा हस्तांतरण की दर को कहते हैं। उसकी तीव्रता के बारे में बात की जा रही है। जिस घटना ने प्रकाश के अनुप्रस्थ स्वरूप को स्थापित किया था, ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन। निम्न तरंगों को ध्रुवीय नहीं किया जा सकता है, परस्पर तरंगों को पोलराइजेशन नहीं किया सकता है। अनुदैर्ध्य तरंगे गैसीय माध्यम में ध्वनि तरंगों के उदाहरण हैं। सुपरपोजिशन के सिद्धांत के अनुसार डैश के संदर्भ में अंतरिक्ष में एक मैक्सिमा और मिनिमा के क्षेत्र का उत्पादन करने के लिए दो या अधिक सुसंगत तरंगों के एक दूसरे के ऊपर सुपरपोज होता है। यह हस्तक्षेप का नियम है। तरंग की आवृत्ति f, आवर्तकाल t के बीच का संबंध है f × t बराबर 1। निम्न वैद्युत चुंबकीय तरंगों के सुसंचन के लिए गीगर ट्यूब का उपयोग करते हैं, तो गामा रेज के लिए। ऑस्ट्रिया वैज्ञानिक क्रिश्चियन डॉपलर द्वारा डॉपलर इफेक्ट की खोज किया गया था 1842 में। डैश को ऊष्मा तरंगों के रूप में के रूप में भी जाना जाता है, तो अवरक तरंगों को ऊष्मा तरंगों के रूप में भी हम जानते हैं। रडार प्रणाली में उपयोग किए जाने वाले तरंग है सूक्ष्म तरंग। ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न डैश करने पर कंपन के आयाम के समानुपाती होती है, तो वर्ग करने वाले कंपन ध्वनि जो एक यांत्रिक तरंग है निम्न माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती, तो निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती है। ध्वनि निम्न माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती है, तो निर्वात में। स्टेथोस्कोप ध्वनि के परावर्तन पर सिद्धांत पर काम करता है। एक विशिष्ट ताप पर निम्न माध्यम से ध्वनि तरंग गति करती है, तो ठोस में सर्वाधिक गति में गमन करेगी। ध्वनि डैश में सबसे तेज यात्रा करती है, तो इस्पात में। चूंकि इस्पात क्या है, तो एक ठोस है। अल्ट्रासोनिक वेव 20,000 हर्ट्ज से अधिक। महिलाओं की आवाज़ तीखी होगी उच्च आवृत्ति के कारण। किसी औसत वयस्क व्यक्ति के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। बिजली की गड़गड़ाहट की आवाज़ उसकी चमक से काफ़ी देर बाद सुनाई देती है। इससे ज्ञात होता है कि ध्वनि की गति प्रकाश की गति से बहुत कम है। वायु में ध्वनि का वेग है 343 मीटर पर सेकेंड। जब किसी वस्तु की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है, तो उसे कहा जाता है सुपरसोनिक यानी पराध्वनिक। हर्ट्ज में ध्वनि की विशेषता को मापा जाता है, उसकी आवृत्ति को मापते हैं हम हर्ट्ज में। किसी तार वाले वाद्य यंत्र में पैदा होने वाले संगीत की ध्वनि की गुणवत्ता निर्भर करती है उसके तरंग के ऊपर। निम्न गैस फिलामेंट के जीवन काल बढ़ाने के लिए तापदीप्त बलों में भरी जाती है, तो नाइट्रोजन भरा जाता है। अस्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि के मध्य का समय अंतराल होना चाहिए 0.1 सेकेंड। आवासीय क्षेत्र में 55 डेसिबल, शांत क्षेत्र में 50 डेसिबल, औद्योगिक क्षेत्र में 70 डेसिबल और व्यापारिक क्षेत्र में 65 डेसिबल। आगे हम बात करने वाले हैं ऊष्मा और ऊष्मागतिकी के संदर्भ में। जिससे पहला है वह तापमान जिसमें पानी का घनत्व अधिकतम रहता है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तारों का रंग निर्भर करता है उसके तापमान पे। वह ऊष्मा अंतरण विधि जिसमें पृथ्वी को सूरज से ऊर्जा प्राप्त होती है, उसे हम कहते हैं विकिरण। अन्य परंपरागत तरीके की तुलना में प्रेशर कुकर में खाना बनाने में काम तेजी हो जाता है, क्योंकि कुकर के अंदर उच्च दाब, अधिक क्वथनांक और तेजी से खाना बनाने में सक्षमता बनाती है। शुद्ध जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। जब जल जमेगा उसका घनत्व घट जाएगा। नमक में पानी मिला देंगे तो हिमांक घट जाएगा। सबसे कम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है उसे हम कहते हैं प्रज्वलन ताप। वह धातु जो ताप का अच्छा सुचालक है किंतु बिजली बुरा, अर्थात बिजली का कुचालक है, यह है अवरक। 2 कांच के गिलास एक दूसरे के अंदर घुसा दिया या चिपक जाता है, उसके अलग किया जा सकता है बाहरी गिलास को गर्म पानी में डालकर। बर्फ की गुप्त ऊष्मा है 80 कैलोरी प्रति ग्राम। फ़ारेनहाइट स्केल में पानी का क्वथनांक है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट और स्वस्थ मनुष्य का तापक्रम है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। जिस तापमान पर वायु में जल वाष्प संग्रहित होता है उसे हम ओशांक कहते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वायु में जल वाष्प जल की बूंदों में बदलने लगता है उसे हम संघनन कहेंगे। वाष्पीकरण के फलस्वरूप शीतलन होता है।
वायुमंडल में ऊर्ध्व तापमान प्रक्रिया को हम कहते हैं संवहन। ठोस पदार्थ का ऊष्मा हस्तांतरण की प्रक्रिया को हम कहते हैं चालन के द्वारा होगा ठोस में। नैदानिक थर्मामीटर यानी डॉक्टरी थर्मामीटर की बात की जा रही है। मानव शरीर का औसत तापमान होगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड। फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट और वाष्पीकरण की दर घटने पर बढ़ती है उसकी आर्द्रता। लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऊष्मा इंजनों में कार्बोरेटर का यूज करते हैं हम पेट्रोल इंजन में। कार्बोरेटर पेट्रोल इंजन में यूज होता है। विद्युत चुंबकीय विकिरण में ऊर्जा का अवरोही क्रम है, तो सबसे ज़्यादा गामा में, उससे कम बीटा में, उससे कम अल्फा में। जब सील बिस्कुट को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाती है, क्योंकि फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है, इसलिए वह आंतरिक नमी को अवशोषित कर लेता है। गीले कपड़ों को जल्दी सूखने के लिए 20 डिग्री आर्द्रता और 60 डिग्री तापमान होना चाहिए। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ को ताज़ा रखने के लिए सुरक्षित तापमान है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। गर्मियों में सफ़ेद कपड़ा पहनना ज़्यादा आरामदेह है, क्योंकि वह अपने ऊपर पड़ने वाले सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देती है। शीतकाल में जब झील के ऊपरी सतह पर पानी बर्फ में बदल जाती है, फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं, क्योंकि पानी का घनत्व 4 डिग्री से ऊपर सबसे अधिक होता है, जिससे पानी के ऊपरी सतह पर बर्फ और नीचे पानी रहता है। जब किसी बोतल में यदि जल का तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड से गिरकर 3 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाए तो जल का आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा, इसलिए बोतल फट जाता है। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाता है, क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। मनुष्य आर्द्रता और गर्मी से परेशानी अनुभव करता है, क्योंकि पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं हो पाता है। गर्मी के मौसम में एक पंखा आराम का बोध कराता है, क्योंकि यह हमारे पसीना को अधिक गति से वाष्पित कर देता है। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है, इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई भी बढ़ेगी। अधिक गंभीर ज्वालक पैदा करता है भाप से, क्योंकि भाप की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। ऊष्मा का सर्वाधिक यानी बेस्ट कंडक्टर है जल। जब बर्फ पिघलती है तब उसका आयतन बढ़ता है। एक लोहे के गेंद को गर्म किया जाता है तो सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि होती है उसके आयतन में। बादल आच्छादित रातों में स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती है, क्योंकि बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा का विकिरण को रोक देता है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है एक समान ताप को बनाए रखना। यदि एक चाय के प्याले में चाय को 90 डिग्री से 80 डिग्री तक ठंडा होने के ठीक 1 मिनट का समय लगता है, तो उसी को 70 से 60 डिग्री तक ठंडा होने का समय लगेगा। एक चाय को 90 से 80 डिग्री तक ठंडा होने में ठीक 1 मिनट का समय लगता है, तो उसी को 70 डिग्री से 60 डिग्री तक ठंडा होने में समय लगेगा ठीक 1 मिनट। यदि एक बंद कमरे में रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खुला रखा जाए तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। यदि हम एक लोहे के टुकड़े को गर्म करते जाएं तो प्रथम वह हल्का लाल चमकता है, फिर सफ़ेद और अंत में वो नारंगी रंग का हो जाएगा। वायु कूलर में अधिक प्रभावी है रेगिस्तानी क्षेत्रों में। क्रीम लगाने वाले संयंत्र में दूध चर्बी अलग करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज करते हैं। चिड़िया के उड़ने से न्यूटन के सिद्धांत जो सिद्ध करता है वो है गति का तीसरा नियम। परम शून्य उस तापक्रम को कह सकते हैं जिसे किसी गैस की आणविक गति रुक जाती है। किसी बॉडी की गतिज ऊर्जा उसके संवेग के अनुपातिक होती है। बर्फ़ के 2 ब्लॉक या 2 टुकड़े को जब आपस में दबाए जाते हैं तो बर्फ़ का एक ब्लॉक बन जाता है, क्योंकि बर्फ़ का गलनांक दाब बढ़ने पर घट जाता है। 2 पानी की छोटी बूंदें एक दूसरे के संलीन होकर बड़ी बूंद बन जाती है, क्योंकि ऊर्जा विमुक्त होती रहती है। ताप मापने के लिए युक्ति का प्रयोग करते हैं हम थर्मामीटर का। नैदानिक थर्मामीटर में जो तापमान होता है 35 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। फ़ारेनहाइट स्केल में जो स्टीम पॉइंट होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। समुद्र स्तर पर पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड
और तरल पदार्थ का क्वथनांक जो होता है तापमान नियत रखता है। 30 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होता है 303 केल्विन के। दो निकायों के मध्य ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है उसके तापमान पर। जहां फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने समान होते हैं वो है -40 डिग्री सेंटीग्रेड। परम शून्य तापमान है जहां गैसों में आणविक गति घटने लगती है। परम शून्य को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? तो वह तापमान जिस पर सब अणुएं गति करना बंद कर देती है। 0 डिग्री केल्विन बराबर होता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड के। जब तरल और उसके आसपास के बीच का तापमान का अंतर दुगुना हो जाए तो ऊष्मा की हानि की दर भी दुगनी हो जाएगी। क्रायोजेनिक्स भौतिक की वह शाखा है जो अत्यंत नीचे के तापमान से संबंधित है। दो पिंडों के तापमान का अंतर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है तो डिग्री फ़ारेनहाइट में यह अंतर 54 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होगा। सूर्य पृथ्वी को किस माध्यम द्वारा ऊष्मा देता है? तो विकिरण के माध्यम से देता है। किसी पदार्थ में ताप परिवर्तन के दौरान संभारित ऊष्मा ऊर्जा संग्रहित होती है गतिज ऊर्जा में। सूर्यास्त के बाद पृथ्वी की सतह के निकटतम वायु किस ऊष्मा प्रवाह प्राप्त करती है? स्थलीय विकिरण से ऊष्मा प्राप्त करती है। ऊष्मीय ऊर्जा की 1 कैलोरी यांत्रिक ऊर्जा में लगभग 4.2 जूल के बराबर होता है। डैश विस्तार गर्मियों के दौरान एफिल टावर को लंबा कर देता है। तो तापीय विस्तार वातावरण के भीतर क्षैतिज ऊष्मा अंतरण अभिवहन से संबंधित है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकना पानी के क्वथनांक में वृद्धि के कारण ऐसा होता है। लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबाया गया और दूसरा सिरा ठंडा नहीं होगा क्योंकि लकड़ी ताप का कुचालक है। सबसे बढ़िया कुचालक है कांच। बुरादे से ढकी हुई बर्फ जल्दी से नहीं पिघलती क्योंकि बुरादा ऊष्मा का कुचालक है। 1931 ऊष्मागतिकी सिद्धांत ऊष्मागतिकी का 0वां नियम इसको दिया था राल्फ एच फाउलर ने। यह कहता है कि जब दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ साम्य में होता है तो वे आपस में भी साम्य होते हैं। डैश में ऊष्मा गर्म पदार्थ में से ठंडे पदार्थ में स्थानांतरित होने के एक प्रकार के तो ऊष्मागतिकी में गर्म पदार्थ ठंडे पदार्थ की ओर हीट को ट्रांसफर करता है। यदि डैश समान है तो वे पिंडीय तापीय के समय होंगे, तो यदि तापमान समान है तो पिंड तापीय समय में होंगे। ऊष्मागतिकी की उस प्रक्रिया को आइसोकोरिक कहा जाता है जिसके दौरान इस प्रक्रिया के तहत आने वाले संवृत यानी क्लोज सिस्टम का आयतन स्थिर रहता है। जब बर्फ बनती है तो जल की एंट्रोपी घट जाती है, यानी उसका एंट्रोपी यानी कि उसकी संरचना क्रिस्टलीय फॉर्म की घटने लगती है। आंतरिक ऊर्जा अवस्था एक कार्य है और आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि प्रणाली की आपूर्ति को की गई ऊष्मा प्रणाली द्वारा किए गए कार्य के योग के बराबर होता है। ये ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है। डैश ने ऊष्मागतिकी के प्रथम दो नियमों को क्रमबद्ध किया। यह निष्कर्ष निकाला कि ताप का परम शून्य -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसके लिए उन्हें केल्विन तापमान स्केल का नामकरण से सम्मानित किया गया। ये थे विलियम थॉमसन। जल का क्वथनांक होता है 373 डिग्री केल्विन। मानव शरीर का सामान्य तापमान है 310 डिग्री केल्विन। जल का अत्यधिक घनत्व हो जाता है 277 डिग्री केल्विन और 0 डिग्री -40 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होता है 233 केल्विन के। आगे के पार्ट में हम चर्चा करेंगे प्रकाश से। तब तक के लिए सी यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।